नमस्कार। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण प्रस्तावित कानून पर बात करने वाले हैं। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 जो भारत की राजनीति में जवाबदेही को लेकर एक नई बहस छेड़ सकता है। तो ये सब शुरू हुआ 20 अगस्त 2025 को। इसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था और बस यहीं से इस बार पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। देखिए, ये कोई मामूली विधेयक नहीं है। इसका सीधा मकसद है कि सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों की जवाबदेही को नए सिरे से तय किया जाए। और जाहिर है, यह शासन और हमारे अधिकारों से जुड़े कुछ बुनियादी सवाल खड़े करता है। तो चलिए इस विधेयक को परत दर परत समझते हैं। हम ये देखेंगे कि ये बिल क्यों लाया गया, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है, सरकार का मकसद क्या है, इसकी आलोचना किन वजहों से हो रही है और आखिर में अभी इसका स्टेटस क्या है और आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये विधेयक करना क्या चाहता है? असल में ये विधेयक केंद्र, राज्य और दिल्ली सरकार तीनों स्तरों पर मंत्रियों के लिए एक जैसा जवाबदेही का नियम बनाना चाहता है और इसके लिए संविधान के 3 बहुत जरूरी अनुच्छेदों में बदलाव का प्रस्ताव है। आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 239 AA। आइए अब इस बिल के सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं और ये समझते हैं कि ये जवाबदेही का नया सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा। तो इस विधेयक की जो जान है वो है इसका 30 दिन का नियम। सीधा सा मतलब है कि अगर किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को किसी ऐसे गंभीर आपराधिक मामले में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा है, तो उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये जो 30 दिन का आंकड़ा है ना, यही इस पूरे विधेयक का केंद्र बिंदु है। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसके बाद हिरासत में बैठे किसी भी मंत्री के लिए अपने पद पर बने रहना नामुमकिन सा हो जाएगा। ये टेबल देखिए, ये हटाने की पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाती है, चाहे केंद्र हो या राज्य, दोनों ही मामलों में। अगर 30 दिन के अंदर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मंत्री को हटाने की सलाह नहीं देते, तो 31वें दिन मंत्री को अपने आप पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ये बिल पूरी तरह से कठोर है। इसमें कुछ सुरक्षा उपाय भी हैं। जैसे अगर मंत्री को उन 30 दिनों के अंदर ही जमानत मिल जाती है तो हटाने की कार्रवाई रुक जाएगी, और अगर वो बाद में मामले से बरी हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा नियुक्त भी किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर सरकार को इतना बड़ा संशोधन लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसके पीछे आधिकारिक तर्क क्या है? सरकार का कहना है कि इस बिल के कई बड़े उद्देश्य हैं। पहला, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को बढ़ावा देना। दूसरा, उस कानूनी खालीपन को भरना जो तब पैदा होता है जब कोई मंत्री मुकदमे से पहले हिरासत में होता है। और तीसरा, पूरे देश में एक समान नियम बनाकर राजनीतिक व्यवस्था में जनता का भरोसा फिर से कायम करना। लेकिन जैसा कि हर बड़े कानूनी बदलाव के साथ होता है, इस विधेयक के इरादों पर भी कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं और संवैधानिक चिंताएं भी जताई जा रही हैं। और यहीं पर इस बिल का सबसे बड़ा वैचारिक टकराव सामने आता है। एक तरफ है साफ सुथरी राजनीति का लक्ष्य और दूसरी तरफ है हमारे न्याय का एक बुनियादी सिद्धांत, जब तक दोषी साबित ना हो जाए तब तक निर्दोष। ये सिद्धांत हमारे संविधान के आर्टिकल 21 का भी एक अहम हिस्सा है। आलोचकों का तर्क है कि ये एक तरह की दो-धारी तलवार हो सकती है। उन्हें डर है कि केंद्रीय एजेंसियों जैसे CBI या ED के जरिए इसका गलत इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हो सकता है। इससे राज्यों की स्वायत्ता कमजोर पड़ सकती है, जो हमारे संघीय ढांचे के लिए खतरा है। और हाँ, जमानत की अर्जियों का दबाव अदालतों पर भी बढ़ सकता है। तो अब सवाल ये है कि ये बिल और इससे जुड़ी बहस फिलहाल किस मोड़ पर है? देखिए, फिलहाल की स्थिति ये है कि ये बिल पास नहीं हुआ है। इसे अभी एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC के पास भेजा गया है, जहां इसके हर पहलू की बारीकी से जांच होगी। और ये हमें इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हम साफ सुथरी राजनीति की जरूरत और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ साथ संघीय ढांचे की सुरक्षा के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं। इस विधेयक का भविष्य इसी सवाल के जवाब में छिपा है।